So when you complete today's session, you will be able to define the term quality. Our focus will be how we can define quality. Must change the color also. Okay, let's take this color. Now, for any business or any company, how it can become competitive? It can become competitive by earning more and more profit. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कॉम्पिटिटिव रहना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट कमाने के लिए उसको इन 4 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी, सेकंड है रेस्पॉन्सिवनेस, थर्ड है कॉस्ट एंड फोर्थ है क्वालिटी। अब देखिए व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, is the ratio of output to input. So how we can improve the productivity? We can improve productivity in 4 ways. Listen. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? या तो आप आउटपुट बढ़ा दें। क्या करें आप? आउटपुट बढ़ा दें और इनपुट सेम रखें, और यू कैन से विद same input you are producing more output, then we can improve the productivity. Second one कि हम output same रखें but you decrease the input, जितना भी आपका input यूज हो रहा है उसको आप डिक्रीज कर दें, ठीक है। थर्ड तरीका क्या हो सकता है कि आप आउटपुट को इंक्रीज करें, और इनपुट को भी इंक्रीज करें, मतलब ज्यादा इनपुट यूज करें लेकिन जो आउटपुट में रेट ऑफ इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा हो, मतलब आउटपुट इनपुट में इंक्रीज हुआ उससे ज्यादा ग्रेटर देन आउटपुट इज मच ग्रेटर, increase in output is much greater than increase in input, then we can improve the productivity. So this is the most viable method. ये मेथड है जो ये सबसे ज्यादा है, मतलब आप इनपुट में भी थोड़ा इंक्रीज करें और उससे आउटपुट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। एक ये तरीका हो गया। और क्या तरीका हो सकता है? देखिए पहले तरीके में आपने आउटपुट को बढ़ाया, सेम इनपुट। दूसरे में आउटपुट सेम है लेकिन इनपुट को आपने रिड्यूस किया। थर्ड तरीके में क्या है, आपने इनपुट को भी बढ़ाया, आउटपुट को भी बढ़ाया, लेकिन आउटपुट की रेट ऑफ आउटपुट बहुत ज्यादा है। तो ये ज्यादा एक तरीका और भी हो सकता है कि आप आउटपुट और इनपुट भी कम कर दें, ये भी पॉसिबल है, और ये जो कंपनियां करती है वो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी तरीके पॉसिबल है, सभी तरीके से आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। कुछ कंपनी ये करती है, कुछ ये वाला फोकस करती है, कुछ न कुछ करते रहते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस, दूसरा तरीका रेस्पॉन्सिवनेस मतलब होता है टाइम टू डिलीवरी। टाइम टू डिलीवरी मतलब कोई भी चीज को आपको पहुंचाने की एक ड्यू डेट होती है, कोई भी चीज को डिलीवरी। जैसे आप एक प्रोजेक्ट है आपका, सपोज अजमेर में अभी ये एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इसका कुछ टाइम शेड्यूल है, कुछ ड्यू डेट है। तो अगर जितना इसको ड्यू डेट से पहले आप कंप्लीट करते हैं या आप ड्यू डेट का बाद करते हैं, तो ड्यू डेट से जितना आप पहले इसको कंप्लीट करेंगे यू विल बी मोर रेस्पॉन्सिव। थर्ड है कॉस्ट, लोअर इज द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स ऑब्वियसली, सो योर मार्जिन विल बी हायर। भाई एक क्या होता है, एक आपका इनपुट लगता है, आपका जो मार्जिन होता है वो क्या होता है, या जो प्राइस आप जो टैग करते हैं वो क्या करते हैं, प्राइस जो होता है वो आपका होता है कॉस्ट प्लस मार्जिन, कॉस्ट प्लस मार्जिन, जो आप मार्जिन या प्रॉफिट कुछ भी बोल दीजिए, तो ये चीज होती है। तो अब आप देखिए आपकी जो प्राइस तो सेम है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसकी प्राइस सेम है,
तो इस मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए आपका पास क्या तरीका हो सकता है कि आप इसको कॉस्ट को कम कर दें, तभी आपका, क्योंकि प्राइस में मार्केट देखिए कॉम्पिटिटिव, अगर आप प्राइस ज़्यादा लगाएंगे तो या तो कस्टमर खरीदेगा नहीं, ठीक है, वो किसी और आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो प्राइस, या तो आप प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी विथ सेम प्राइस कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप कॉस्ट को रिड्यूस करें, तभी आपका ये मार्जिन बढ़ेगा। और जब आपका मार्जिन बढ़ेगा तो यू विल बी मोर प्रॉफिटेबल, यू विल बी मोर प्रॉफिटेबल, यू विल बी हैव enough money to invest in new machinery, new technology, and thus you can become more competitive. So by increasing productivity, what you are doing, you are profit per unit, even if you are improving productivity, तो उससे क्या होगा, देखिए कि जो भी मार्जिन है, आपने कॉस्ट भी कम नहीं किया, आपने प्राइस भी कोई चेंज नहीं किया, तो एक पर्टिकुलर मार्जिन है, ये मार्जिन है। अब आपने अगर आउटपुट बढ़ा दिया, अगर आपने आउटपुट बढ़ा दिया तो टोटल मार्जिन जो है आपका पहले था अब उससे ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने से क्या हुआ कि आपका जो मार्जिन आने वाला है, जो मार्जिन आप अर्न, भाई मार्जिन तो कब करोगे, जब आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके कस्टमर को हैंड ओवर करोगे, तभी तो हैंड ओवर आपको पेमेंट करेगा, तभी आपके पास प्रॉफिट जो है वो रियलाइज होगा। तो जितना आप रेस्पॉन्सिव होंगे, जितना आप जल्दी किसी चीज को कंप्लीट करके देंगे, उतना आपके पास जल्दी पैसा आएगा, और जितना आपके पास जल्दी पैसा आएगा, आप जितना उतना जल्दी प्रॉफिट कमाओगे, आप कॉम्पिटिटर के रेस्पेक्ट में जल्दी आपके पैसे आएगा, तो आप उससे पहले इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे टेक्नोलॉजी में और न्यू प्रोडक्ट के लिए और ज्यादा। तो इस तरह आप कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करके हम ज्यादा रेस्पॉन्सिवनेस होकर और हम कॉस्ट को रिड्यूस करके प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, और प्रॉफिट बढ़ा के उस प्रॉफिट का हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम नया कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं और नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, हम नए प्रोडक्ट बना सकते हैं, नए लोगों को हायर कर सकते हैं उस प्रॉफिट से, ठीक है। तो उस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे। अब ये फोर्थ जो टॉपिक है जो आज अपन डिस्कस करेंगे कि इसको डिफाइन कैसे करना है, क्वालिटी, ये सबसे जबरदस्त एस्पेक्ट है टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी। मैं ये इस चैप्टर के शुरू में लेके और जैसे जैसे अपन आगे डिस्कस करेंगे कुछ क्लासेज में, आई विल शो यू कि हाउ इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, ये जो क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को आपको ला सकता है। कैसे? क्योंकि बाय इम्प्रूविंग क्वालिटी वी कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, वी कैन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, वी कैन become more responsive and we can reduce cost। तो आप एक चीज करने से ये सारी जो तीन और चीजें हैं जो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प करती है, उन तीनों को अचीव कर सकते हैं सिर्फ क्वालिटी को इम्प्रूव करके। तो इस चीज को जबरदस्त, इसका आपके प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी के कॉम्पिटिटिवनेस होने में सहायक है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। तो इस क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट कैसे करें, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्वालिटी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, हम क्वालिटी किसे कहेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में आपका जो ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करके आप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप रेस्पॉन्सिवनेस हो सकते हैं, आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक जबरदस्त इसका इम्पैक्ट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी एंड टू बिकम कॉम्पिटिटिवनेस। तो चलिए आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है कि हम क्वालिटी किसे कहते हैं। तो देखिए क्वालिटी जो है वो एक सब्जेक्टिव टर्म है। एक जो क्वालिटी है वो क्या है, एक सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव टर्म का मतलब है कि जो लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग, जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो अलग अलग लोग क्वालिटी को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं।
मतलब क्वालिटी की डेफिनेशन मेरे लिए कुछ अलग हो सकती है, एक क्वालिटी के लिए डेफिनेशन आपके लिए अलग हो सकती है। जो प्रोडक्ट मेरे लिए क्वालिटी प्रोडक्ट है वो हो सकता है आपके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं हो। जैसे ब्यूटी है, हर कहते हैं ना, देखने वाले की आंखों में ब्यूटी होती है, सामने वाली कोई चीज नहीं होती है, वो किस दृष्टि से देखता है उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाले की ब्यूटी कैसी है। तो इसी तरह से क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि उसको डिफाइन कौन कर रहा है या उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला कौन है, और अल्टीमेटली किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने वाला कस्टमर होता है। तो कस्टमर ही डिफाइन कर सकता है कि क्वालिटी क्या है। अब चूंकि ये क्वालिटी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है, तो इसमें कई सारे जो हमारे क्वालिटी गुरुज है, क्वालिटी गुरुज ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है इसमें वो जोसेफ जुरान की आती है, करीब 1974 में। जुरान साहब ये जापान में काम करते थे। इन्होंने डेफिनेशन दी है कि क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, फिटनेस फॉर यूज और पर्पस। अब इसका क्या मीनिंग है? तो पहले तो आप याद रखिएगा कि डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी बाय जोसेफ जुरान इज fitness for use or purpose. Now, what do you mean by fitness for use or purpose? Let's take example of these three cars. One is Maruti 800, another one is Kia Sonet, and third one is Land Rover. अब मुझे आप बताइए, क्या इन तीनों प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस ये होगा कि इसके स्पेक्स कुछ कम होंगे, इससे ज्यादा बेहतर सुविधाएं, बेहतर फीचर्स इसमें होंगे, बेहतर इससे ज्यादा फीचर, इसमें सबसे कम फीचर जो है, और सोनेट में लैंड रोवर से कम फीचर होंगे। ठीक है, फीचर जैसे आपकी माइलेज है, सेफ्टी है, इसकी परचेजिंग कॉस्ट है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसकी जो भी एक कार में होना चाहिए। तो आप इस फीचर के बेस पे क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा क्वालिटी प्रोडक्ट है? तो अगर आप जोसेफ साहब का डेफिनेशन देखते हैं तो जोसेफ साहब का कहना है कि क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, जो यूज के लिए फिट है वो क्वालिटी है। ठीक है, तो अब यूज कौन करेगा? कस्टमर करेगा। तो अगर कोई कस्टमर, सपोज अब तीन तरह के कस्टमर है, देखिए, एक कस्टमर है जो सिर्फ सिटी लाइफ में उसको कार चाहिए, तो सिटी लाइफ में कार देखेंगे तो ये क्योंकि सस्ती आ रही है, कम जगह पार्किंग करती है और सिटी में घूमने के लिए सबसे बेस्ट है, तो उसके लिए ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर कोई शहर में रहने वाला और शहरी शहर में काम में लेने वाला आदमी है तो उसको बहुत बढ़िया माइलेज दे रही है, ढंग से पार्क हो सकती है, ठीक है, इजीली ड्राइव हो सकती है, कम कॉस्ट में आ रही है, मेंटेनेंस, ओवरहेड वगैरह, बर्डन वगैरह भी कम है, तो ये सबसे उसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट है। इससे बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट ये वाला है। लेकिन अगर कोई आदमी एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है, ज्यादा फ्रिक्वेंटली कर रहा है, ठीक है, या थोड़ा स्पीड वगैरह पे भी अच्छा है, थोड़ा वो सेफ्टी फीचर्स वगैरह भी चाहता है, ठीक है, या मान लो ये कार क्या है, इसका नीचे गैप जो है, इसके बॉडी और अर्थ के बीच में गैप बहुत कम है, तो ये आपके जो रोड ब्रेकर वगैरह होता है तो वहां पे काम नहीं आती। ये थोड़ा हाइट अच्छा होता है इसका, तो ये ठीक है, तो ये मेन हाईवेज के लिए ठीक है। ठीक है, तो जो आदमी आपका हाईवेज वगैरह पे ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए ये ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट है इसकी बजाय। ठीक है, अब एक थर्ड आदमी लीजिए जो मान लीजिए जैसलमेर में या थार डेजर्ट में या सहारा डेजर्ट में रहता है। अब वो इन कारों को लेके जाएगा तो क्या होगा, इनसे तो वो रोड से नीचे उतर के नहीं चल सकता। अगर जैसलमेर में चला जाए, बाड़मेर में चला जाए या सहारा डेजर्ट में चाहिए, तो वहां जो है ये लैंड रोवर ही उसके लिए, तो जहां आदमी का यूज है उस डिपेंड करते हुए उसका है। तो ये सहारा डेजर्ट के लिए अगर मान लीजिए लैंड रोवर है, वहां क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब वहां फिटनेस फॉर यूज है। या मान लीजिए आदमी को बहुत ही बढ़िया लग्जरी, बहुत ही बढ़िया सेफ्टी या वैसा चाहिए और हाईवे पे, जिसके लिए पैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब फीचर्स और माइलेज कोई बड़ी बात नहीं है,
तो उसके लिए ये क्वालिटी प्रोडक्ट हाईवेज पे भी, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज के लिए, किस यूज के लिए वो प्रोडक्ट है। तो अगर फिटनेस फॉर यूज है तो क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो ऐसा नहीं कि ये कम क्वालिटी, इसमें फीचर्स कम है मारुति 800 में, तो ये कम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। फीचर्स पे डिपेंड नहीं करता है कि अगर किसी में ज्यादा फीचर्स है तो यू कैनॉट से कि इट्स क्वालिटी इज बेटर, यू कैनॉट से लाइक। अगर कोई आपका एक प्रोडक्ट जो आपके यूज है उसको फुलफिल करता है, देन यू कैन से इट इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट। I think this definition of Joseph Juran is clear to all of you. If yes, please say yes. Now we come to this definition of Juran, and according to Juran's definition of quality, which suggests that if all three cars satisfy the purpose for which they were purchased, then all three cars can be quality product, right? Or you can say you cannot differentiate a quality only based on फीचर्स। ठीक है, तो ये जोसेफ जुरान साहब ने जो कहा है कि फिटनेस फॉर यूज है अगर, तो वो आपका क्वालिटी प्रोडक्ट है। और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तीनों जो कार है, तीनों इक्वली क्वालिटी वाली कार है, क्योंकि वो अपना अपना पर्पज सेटिस्फाई करती है, और ये इसीलिए ये तीनों क्वालिटी प्रोडक्ट माने जाएंगे। और ये भी है कि आप फीचर के बेस पे, किसी में फीचर कम है या किसी में फीचर ज्यादा है, उसके बेसिस पे आप क्वालिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब इस डेफिनेशन से अगर आप जाएंगे तो आपको एक इसमें कुछ पिटफॉल्स लगेंगे। वो क्या है, ये कंपनी में नॉट रिमेन कॉम्पिटिटिव बाय ओनली प्रोवाइडिंग products or service that are only fit for purpose। ऐसा क्यों होता है कि the sale would start declining as soon as its competitors exceed the expectation of the customer by offering additional features। ये देखिए, हर 2, 4, 6 महीने में कारें अपना इसका प्रोडक्ट जो है, अभी देख सोनेट आई है, आप देखेंगे सोनेट का कुछ महीने बाद एडवांस प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, इसी का एडवांस वर्जन आ जाएगा। और थोड़ी देर बाद देखेंगे आप इसका कोई कॉम्पिटिटर हुंडई या दूसरी जो फोर्ड वगैरह है, वो एक नए प्रोडक्ट के साथ आ जाएगी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर मैंने फिटनेस फॉर पर्पज के लिए कोई चीज बना दी है, मेरा फिट फॉर पर्पज है टुडे, तो वो फ्यूचर में भी वो कॉम्पिटिटिव रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही कुछ आपका एक्सपेक्टेशन कस्टमर की बढ़ती जाती है, और मोस्टली डिपेंड करता है कि उसकी परचेजिंग पावर क्या। तो टाइम के साथ अगर कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ती है, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ वो आप इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो और एडिशनल फीचर चाहेगा। तो जो एडिशनल फीचर प्रोवाइड करेगा वो उसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनीज को सिर्फ फिट फॉर पर्पज का ध्यान नहीं रखना है, उसको आगे आने वाली कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को भी ध्यान रखना है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में कुछ नए फीचर्स लाने हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करने हैं, कुछ एडवांसमेंट करना है। और ये आप देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स और पर्टिकुलरली आपके अपनी मोबाइल फोन्स में ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मोबाइल फोन वगैरह की आजकल लाइफ बहुत ही शॉर्ट हो गई है, 2 से 3 महीने। तो इस लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा चेंजेस, छोटे होने से प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चेंजेस और एडवांसमेंट आते जा रहे हैं। इसी तरह आप कार में भी देखते हैं, बहुत नए नए प्रोडक्ट हर सीजन में, हर क्वार्टर में कुछ न कुछ नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। अब देखिए, दूसरी डेफिनेशन जो क्वालिटी की दी है वो फिलिप क्रॉस्बी साहब ने दी है।
and he has defined the quality is conformance to requirement. So according to Juran, quality is fitness for purpose, and according to Crosby, quality is conformance to requirement. What do you mean by conformance to requirement? Conformance to requirement means that a product or service that meets स्पेसिफिकेशन. अगर कोई प्रोडक्ट जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या उसके द्वारा जो भी स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं उन स्पेसिफिकेशन को मीट आउट करता है, तो ये प्रोडक्ट जो है दैट इज कॉल्ड ए क्वालिटी प्रोडक्ट बिकॉज इट इज कंफॉर्मिंग टू रिक्वायरमेंट. जैसे आपने एक सॉफ्ट चाहिए, आपको एक रॉड चाहिए जिसका आपका डायमीटर कुछ 10 और प्लस माइनस टॉलरेंस के साथ 1 होना चाहिए. मतलब इसका 9 से 11 mm के बीच में इसका डायमीटर होना चाहिए. अगर आप ये प्रोडक्ट देते हैं और इसका मान लीजिए दूसरा तरीका हो सकता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है 340 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेस लेने की कैपेबिलिटी 340 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए. अगर तो आपको ये जो दोनों रिक्वायरमेंट आपको पूरी करता है, या आपको एक जो सॉफ्ट है वो क्या है कि उसमें ये तो इसकी डायमेंशन होनी चाहिए 9 mm से 11 mm के बीच में, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 340 प्लस माइनस 5 ले लीजिए आप, ये अगर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आपका वो प्रोडक्ट क्या करता है, आपकी स्पेसिफिकेशन को मीट करता है. और अगर ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी स्पेसिफिकेशन को मीट करता है, देन इट इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट. अकॉर्डिंग टू Crosby's definition, quality is conformance to requirement, right? So now it is clear to you what is specifications, and if your product meets all specifications defined by the customer, then it will be considered as a quality product. अब इससे क्रॉसबी साहब से मिलती जुलती कुछ डेफिनेशन जो है वो है एक ISO 9000-2015 की, अकॉर्डिंग टू विच क्वालिटी इज डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच फुलफिल्स रिक्वायरमेंट. वही बात है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, और ये अगर प्रोडक्ट में उसकी कुछ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनको मीट आउट करती है, देन यू विल कॉल इट एज ए क्वालिटी प्रोडक्ट. थर्ड डेफिनेशन जो है इसी की लाइन में, क्रॉसबी साहब की लाइन में, वो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी. ये जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी ने डेफिनेशन दी है, ये क्या है कि क्वालिटी कैन हैव 2 मीनिंग्स. क्वालिटी के 2 मीनिंग हो सकते हैं. एक हो सकता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट बियर ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड. वही है, ये कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर स्पेसिफिकेशन, यही सब है. अगर इनको सेटिस्फाई करता है, और दूसरा क्या है, इट इज फ्री फ्रॉम डेफिशिएंसीज. इट इज फ्री फ्रॉम डेफिशिएंसीज. ठीक है. तो क्रॉसबी साहब ने कहा था कि कंफॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट ही क्वालिटी है. इन्होंने कहा कुछ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्वियसली कुछ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी किसी प्रोडक्ट, आइटम और सर्विस में जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी. और ये भी यही कह रहे हैं कि ये जो कस्टमर की नीड है उनको फुलफिल करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, और ये इसमें कोई भी डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए. तो ये तीनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट मिलती जुलती है जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी, ISO 9000 और क्रॉसबी साहब ने दी है. अब कुछ आपको फैक्ट और मिसकंसेप्शन भी क्वालिटी के बारे में जानना जरूरी है. आगे की जो हम डेफिनेशन पढ़े उससे पहले, तो जो फैक्ट है वो ये है कि हम कोई भी मार्केट सर्वे कर लें, मार्केट रिसर्च कर लें, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीटली आप कैप्चर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट जो होती है कस्टमर की वो अनस्पोकन होती है, और कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है. तो चूंकि कुछ सारी रिक्वायरमेंट कस्टमर आपको नहीं बताएगा कभी भी,
उसके कुछ कारण होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन गैप होता है, कुछ वो बताना नहीं चाहता है, कुछ आप उसको पूछ ही नहीं पाते हैं। तो मतलब दो लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो हमेशा देयर इज ए लैक ऑफ कुछ कम्युनिकेशन होता है, या जिसको गैप बोल सकते हैं। उस गैप की वजह से क्या होता है कि आप सारी चीजें कैप्चर नहीं कर पाते, और कई बार होता है कि कस्टमर बता ही नहीं पाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या रहा हूं, या वो समझा नहीं पा रहा है। और दूसरा है कि उसकी रिक्वायरमेंट, आज जो रिक्वायरमेंट है हो सकता है कल आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग आ जाए, कुछ चेंज हो जाए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, ये इट इज नॉट कांस्टेंट या स्टैटिक। तो उसकी वजह से कोई भी मार्केट सर्वे या जो रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बनाते हैं तो उसका इनपुट क्या होता है, प्रोडक्ट कैसा बनेंगे, उसका इनपुट होता है मार्केट रिसर्च। जो मार्केट रिसर्च वाले लोग आके बोलेंगे कि भाई ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट फिर मार्केट में लॉन्च करता है। अब जब हमने इंफॉर्मेशन ही ढंग से नहीं ले पाए, अगर हम सारी इंफॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट कस्टमर की कैप्चर ही नहीं कर पाए, तो ऑब्वियसली है कि वो प्रोडक्ट भी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा। और अगर सारी फुलफिल रिक्वायरमेंट को नहीं कर पाता है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट रिसर्च में कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की रिक्वायरमेंट सिर्फ जो बोल के बता रहा है उनके अलावा भी, और आगे फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट आ सकती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमको मार्केटिंग टीम को इनपुट देना है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तभी वो ढंग से प्रोडक्ट बना पाएगा, मार्केट में जो प्रोडक्ट बनाएगा उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करेगा, और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट और आने वाली रिक्वायरमेंट और जो अनस्पोकन रिक्वायरमेंट सबको मिलने वाला जो मीट आउट करने वाला प्रोडक्ट ही क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए सिर्फ कस्टमर की स्पोकन रिक्वायरमेंट को नहीं मिलना है, मीट आउट करना है, आपको अनस्पोकन रिक्वायरमेंट को भी मीट आउट करना है, आपको उसके टाइम टू टाइम चेंज होने वाली रिक्वायरमेंट को भी मीट आउट करना है। ऐसा अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो वही प्रोडक्ट आपका मार्केट में सक्सेसफुल रहेगा और लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। अब देखिए और एक फैक्ट है कि कस्टमर डज नॉट स्टेट रिक्वायरमेंट अदर देन डिक्लेयर्ड पर्पज, हाउएवर वंस ऑफर्ड बिकम द एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरीवन। जैसे आप एक शुरू में जब नोकिया का फोन आया था तो क्या था, वो सिर्फ एक बात करवाता था। वो क्या करवाता था, नोकिया का फोन एक जो आपका टेबल वाला टेलीफोन था उसका अल्टरनेट था मोबाइल वाला, क्योंकि आप मोबाइल लेके उसको कहीं भी घूम सकते थे। तो ये एक नोकिया का जो मोबाइल था ये रिक्वायर, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट और भी बहुत सारी थी, वो अनस्टेटेड थी, अनडिक्लेयर्ड थी। और जैसे जैसे दूसरी कंपनियों वो सारी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करते गए, नोकिया मार्केट से बाहर होता गया। तो ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि कस्टमर जो है सारी रिक्वायरमेंट को पता, उसको पता भी नहीं होता और वो बताया भी नहीं उसने, ठीक है, अनडिक्लेयर्ड है पर्पज। लेकिन उसके धीरे धीरे जो उसकी एक्सपेक्ट, जैसे जैसे दूसरे प्रोडक्ट ऑफर हुए वो भी उसकी, जैसे अब आप स्क्रीन वाला हो गया, व्हाट्सएप वाला हो गया, वीडियो कॉल वाला हो गया, उसमें कैमरा भी है और ढेरों सारे जो फीचर्स जो आज के मोबाइल में आ रहा है, और अभी तो कुछ आ भी नहीं रहे, पता नहीं अगले 5 साल में इस मोबाइल का क्या डिजाइन और क्या फीचर्स अगले 5 साल में होने हैं, वो आज आपको और हमको ही नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे फीचर्स ऑफर्ड होंगे, कंपनी ऑफर्ड करेंगी, तो आज हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन कल को हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, हमारी वो रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आपको, और ये फैक्ट और एस्पेक्ट जो क्वालिटी से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। एक जो मिसकंसेप्शन है क्वालिटी के बारे में वो ये है कि क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्ट की होती है और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बनाता है, इसलिए ये सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की। ये एक कॉन्सेप्ट है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट की बनाते समय ही मतलब इम्प्रूव की जा सकती है। इसलिए
मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। क्वालिटी जो है, अभी आप देखेंगे कि क्वालिटी जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होना चाहिए। एक अकेला मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्वालिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, और अकेला मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उसको क्वालिटी प्रोडक्ट बना भी नहीं सकता। जैसा अभी आपने देखा कि जो मार्केट रिसर्च का काम कौन कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर रहा है। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट सही इंफॉर्मेशन लेके नहीं आ रहा है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बारे में, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकता है? मैन्युफैक्चरिंग तो सिर्फ जो अपना प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट के बनाते समय जो फीचर्स है सिर्फ उन्हीं का ध्यान रखता है। अब आप किसी को बोलोगे कि तू मतलब ये 4 चीजें इसमें होनी चाहिए, तो 4 ही बनाएगा। अब वो चारों चीजें क्वालिटी की हो, ये तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कस्टमर तो 10 चीजें चाह रहा था, वो तो आपने बताया ही नहीं, तो वो गलती मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए क्वालिटी जो है वो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये होल ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट और टुगेदर फंक्शन है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये फिजनबॉर्न साहब थे जिन्होंने क्वालिटी को डिफाइन किया है कि टोटल कंपोजिट प्रोडक्ट एंड सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें मार्केटिंग है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, थ्रू विच द प्रोडक्ट एंड सर्विस विल मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। तो मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि फिजनबॉर्न साहब ने ये कहा कि क्वालिटी जो है, क्वालिटी से कंसर्न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ही क्वालिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के और सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे वो मार्केटिंग हो, इंजीनियरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, और जो मेंटेनेंस जो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करता है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपके, और यू कैन से होल ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी। तो फिजनबॉर्न साहब से मिलती जुलती ही डेमिंग साहब ने बताया, इन्होंने भी एम्फेसाइज किया है कि क्वालिटी इज एवरीवन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इससे मिलता जुलता इनका गॉड्स एंड डेविस साहब का कहना है कि दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर चेंज विद देयर एक्सपीरियंस, हेंस एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ क्वालिटी इज नॉट फिक्स्ड। मींस क्वालिटी इज ए डायनेमिक टर्म, एज आई सेड इट इज ए सब्जेक्टिव टर्म, कि एक तो दो हर आदमी के लिए क्वालिटी की डेफिनेशन अलग है, और दूसरी चीज है कि वो क्वालिटी की डेफिनेशन टाइम के साथ चेंज होगी, ऐसा नहीं कि फिक्स है, इट इज नॉट फिक्स्ड। लेवल ऑफ क्वालिटी जो है इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज ऑलवेज चेंज विद टाइम, बिकॉज कस्टमर एक्सपेक्टेशन आर नॉट फिक्स्ड, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज चेंजिंग, so level of quality and definition of quality is always going to change. अब देखिए एक सिंपल डेफिनेशन जो आपके वेस्टरफील्ड साहब ने अभी दी है 1998 में, वो क्या बोलते हैं कि क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ परफॉर्मेंस टू एक्सपेक्टेशन। ये आपको सिंपल है समझने के लिए, कैसे देखिए, ये बोलते हैं कि जो क्वालिटी है वो क्या है, it is equal to ratio of performance to expectation। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसे, ठीक है। जैसे आप सपोज कीजिए आपकी एक क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, आपकी एक क्वालिटी रिक्वायरमेंट है कि आपने जो भी मोटरसाइकिल खरीदी है उसका माइलेज क्या है, उसका माइलेज कितना आ रहा है। तो आपने सपोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं 80 का माइलेज, उन्होंने क्लेम भी किया मेरी बाइक जो है 80 किलोमीटर पर आवर चलेगी। आजकल फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप इससे बहुत कंसर्न है माइलेज को लेके, और माइलेज को लेके कंसर्न है। अब मान लीजिए 80 का आपका उन्होंने क्लेम भी किया है, आपने एक्सपेक्टेड भी आपने खरीदा। अब मान लीजिए आप जब मार्केट में से एक बाइक ले आते हैं और उसको जब भारतीय सड़कों पर चलाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब वो कितना माइलेज दे रहा है। वो माइलेज हो सकता है 80 से ज़्यादा दे रहा हो, देन यू विल what you will say it is a good quality product. It is a, if it is more than 80, if it is more than 80, then what you say it is more than 80, then what you will say it is a quality product, right?
और अगर ये 80 से कम है, आपने कहा गया आपको 80 का एवरेज देगा, आपकी एक्सपेक्टेशन भी 80 ही है, लेकिन ये पता चला कि 80 की बजाय 60 ही दे रहा है, then you will call it as a bad quality product. Bad quality. So this is the simple definition of best fit. So it is what ratio of performance to expectation. When the performance is higher than expectation, when performance is higher than expectation, then you will consider it as a quality product, good quality. Then you will call it a good quality. Or what will you call it? Bad quality, when performance is lower or inferior what you are expecting, then it is called a bad quality product, right? So we have discussed several definitions. First we discussed definition by Juran Sahab. Juran Sahab have defined quality is fitness for use. प्लीज याद रखें इसको, ये क्वेश्चन जो है आपके इसी के आसपास, और क्वेश्चन ये तो वैसे भी आपको ध्यान रखना होना चाहिए कि बहुत ही जब आप इंजीनियर बन रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्वालिटी से रिलेटेड बहुत ही बड़ी। ये जुरान साहब ने दिया कि फिटनेस फॉर यूज, फिटनेस फॉर यूज, फिटनेस फॉर यूज, फिटनेस फॉर यूज, डेफिनेशन गिवन बाय द जुरान साहब, ठीक है, फिटनेस फॉर यूज। तो ये किस फिटनेस फॉर यूज डेफिनेशन किसने दी है? जुरान साहब ने दी है। दूसरी है आपकी क्रॉसबी ने, क्रॉसबी साहब ने क्या कहा? कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट। कन्फॉर्मेशन टू रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या जो आपके स्पेसिफिकेशंस है, आप अपने रिक्वायरमेंट कैसे बताएंगे? इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। और वो अगर प्रोडक्ट को स्पेसिफिकेशन मीट आउट करता है देन इट इज कॉल्ड ए क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। और जुरान साहब का क्या है कि फीचर्स पे आपको फोकस नहीं करना है, अगर कम फीचर का भी है लेकिन अगर वो आपके लिए यूज के लिए फिट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट मतलब आपका जो भी उससे आप चाहते हैं वो चीज पूरी कर रहा है, तो इट इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि लैंड रोवर के ही फीचर्स होने चाहिए। अगर आपका जो यूज है कि मार्केट में जाके कुछ सामान लेके आना है और अगर वो मारुति 800 या मारुति एल्टो से ही काम चल रहा है तो दैट इज ऑल्सो एक क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको जैसलमेर के सैंड ड्यून्स पे अगर आपको सफर करके आना है तो भाई मारुति और ये किया और ये सब क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, उसके लिए तो आपको लैंड रोवर या टोयोटा क्रूजर ही चाहिए, ठीक है। तो वो ही क्वालिटी प्रोडक्ट होंगे फिर, ठीक है। तो क्रॉसबी साहब ने कहा कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, जो मतलब आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी स्पेसिफिकेशन को मीट आउट करता हो, जो आपने स्पेसिफिकेशन दी है वो अगर मीट आउट हो रही है तो वो एक प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसी से मिलती जुलती फिर कुछ ISO 9000 और डेफिनेशन थी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी की डेफिनेशन है, वो भी यही है कि अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, और रिक्वायरमेंट का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन, देन इट इज कॉल्ड ए क्वालिटी प्रोडक्ट। थोड़ा एक हट के डेफिनेशन जो है वो वेस्टरफील्ड साहब की है, ये बोलते हैं कि क्वालिटी जो है वो परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन का भी ट्रेड ऑफ है, ठीक है। अगर जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, और क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी चेंज होती रहती है, अभी परफॉर्मेंस तो चेंज नहीं होगी, परफॉर्मेंस चेंज कैसे हो? तो ये नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करके ही उस एक्सपेक्टेशन को मीट आउट किया जा सकता है। लेकिन जो भी प्रोडक्ट है और जो आप खरीदेंगे कब, आप उसको कब क्वालिटी प्रोडक्ट मानेंगे? जब कोई भी प्रोडक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। और अगर आपकी परफॉर्मेंस इंफीरियर है एक्सपेक्टेशन से, तो यू विल कॉल इट ए बैड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये जो सारे डिस्कशन के बाद में वी कैन समराइज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी और वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वालिटी।
तो देखिए क्वालिटी जो है, एक तो हमेशा कस्टमर, हु विल डिफाइन द क्वालिटी, कस्टमर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो भी क्वालिटी को डिफाइन कौन करेगा, जो प्रोडक्ट को यूज करेगा, और प्रोडक्ट को यूज करेगा कस्टमर। तो क्वालिटी जो डिफाइन होनी चाहिए वो किसके द्वारा होनी चाहिए, कस्टमर के द्वारा, क्योंकि इसी की रिक्वायरमेंट है, इसी का फिटनेस फॉर यूज है। जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है क्वालिटी की, फिटनेस फॉर यूज, यूज कौन करता है प्रोडक्ट को, सर्विस को, कस्टमर करता है। कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट और कन्फॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन, जो क्रॉसबी साहब ने कहा है, तो स्पेसिफिकेशन कौन प्रोवाइड करेगा, कस्टमर। तो क्वालिटी को भी आपको और हमें डिफाइन नहीं करना है, कस्टमर को ही डिफाइन करना है। दूसरी चीज जो है, ये जो क्वालिटी है ये फिक्स नहीं है भाई, ये डायनेमिक है, इट विल चेंज ओवर टाइम, समय के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि आज से 5 साल पहले कैसे प्रोडक्ट थे, आज प्रोडक्ट के क्या फीचर्स है, क्या फिनिशिंग है, और सारे फीचर्स आप देखेंगे तो कितने इम्प्रूव है, क्योंकि हमारी टाइम के साथ लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ आपके क्वालिटी के डेफिनेशन और क्वालिटी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है, और अकॉर्डिंग टू दैट आपकी एक्सपेक्टेशन चेंज होती है, और एक्सपेक्टेशन के साथ आपकी क्वालिटी भी चेंज होती रहती है। नाउ क्वालिटी इज एसोसिएटेड विद क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू। क्वालिटी का मतलब है कि हमको कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना है। वैल्यू क्या होता है, यूज और कॉस्ट का कुछ ट्रेड ऑफ होता है, उसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। और इट कैन सेटिस्फाई द कस्टमर, मतलब क्वालिटी जो है, एक तो कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके दे, तब उसमें क्वालिटी है, और ये कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी को डिफाइन किसने किया है, कस्टमर ने किया है। तो हमेशा क्वालिटी की जब भी बात करें तो आपका फोकस में कस्टमर, सेंटर पॉइंट कस्टमर पे रहना चाहिए। और हमेशा हमेशा जो भी चीज हम बना रहे हैं, जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी हमने उस पर वैल्यू एडेड स्टेप किया है, वो कस्टमर के लिए वैल्यू एडेड है या नहीं है, वैल्यू एडेड कस्टमर के लिए है या नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर वो वैल्यू एडेड स्टेप है उसमें, तो ऑब्वियसली वो कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस मीट्स और एक्सीड्स द होल रेंज ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। मैंने पहले भी बताया कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ कस्टमर की स्पोकन एक्सपेक्टेशन को मीट आउट नहीं करना, उसको अनस्पोकन रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है, और जो आगे फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन और अराइज हो सकती है उनको भी मीट आउट करना है। देन वी कॉल इट एज ए क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी कैन ओनली बी एड्रेस्ड बाय द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने देखा है उसमें कि डेमिंग साहब ने पे फोकस किया है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई प्रोडक्ट क्वालिटी वाला बनाना है, तो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ही रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। तो अब आपको इसके साथ काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी कि एक तो क्वालिटी क्या है। सबसे पहले तो क्वालिटी डिफाइन कौन करेगा, क्वालिटी हमेशा कस्टमर डिफाइन करेगा। और क्वालिटी क्या स्टैटिक है, नहीं, क्वालिटी एक डायनेमिक चीज़ है जो समय के साथ चेंज होती रहती है, क्योंकि समय के साथ कस्टमर की एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती है। और जब हम बात करते हैं कि हम क्वालिटी चीज बनाते हैं, इसका क्या मतलब है, क्वालिटी चीज बनाने का मतलब ये है कि हम कस्टमर के लिए कुछ न कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, कुछ न कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं जो कि कस्टमर को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, और जो भी हम प्रोडक्ट बनाए तो हम ध्यान रखें कि सिर्फ कस्टमर की स्पोकन एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट को मीट आउट नहीं करना है, उसको अनस्पोकन रिक्वायरमेंट को भी मीट आउट करना है, और आगे फ्यूचर में और नई जो रिक्वायरमेंट कस्टमर को आने वाली है, एक्सपेक्टेशन आने वाली है, उनको भी मीट आउट करना है। और जो क्वालिटी है किसी एक डिपार्टमेंट या एक बंदे का काम नहीं है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलके, जिसमें आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, डिजाइन डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलके अगर क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भाग लेंगे
तभी क्वालिटी तो जो आपका टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है। एक डिपार्टमेंट के अगर आप डिपेंड रहेंगे तो यू कैन नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। So I hope you like today's session and you understand the concept and definition of quality well. Thank you.